वाले हैं हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। इसे हम जो है वो वर्क फंक्शन भी कहते हैं और इसे हम जो है वो ए से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। अभी तक आप लोगों ने काफी सारे फंक्शन के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में जो है वो स्टडी किया हुआ है, जैसे कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, काफी सारे फंक्शन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। अब हम जो है वो एक न्यू फंक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड है। उसका नाम है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो अभी तक हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 में काफी सारे वीडियो जो है वो देख चुके हैं। सारे नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा, तो चेक जरूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ये जो आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है उसे हम जो है वो ए से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है वो ए है और ये जो हम लोगों ने ई लिखा हुआ है वो जो है वो आपका आंतरिक ऊर्जा है, जिसे हम इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। और ई को हम जो है वो यू से भी जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। आप ई की जगह जो है वो यू भी लिख सकते हो। ये जो आपका टी है वो हमारे सिस्टम का जो है वो टेम्परेचर होगा और ये जो आपका एस है वो जो है वो एंट्रोपी है। एंट्रोपी को हम जो है वो एस लिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी सिस्टम के कार्यफलन मतलब ए, आंतरिक ऊर्जा मतलब ई और एंट्रोपी मतलब एस में निम्न संबंध होता है। मतलब ये आपका रिलेशन होता है किसके किसके बीच? फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर के बीच ये जो है वो संबंध होता है। तो ये जो है वो आपको थोड़ा सा याद करना होगा। तो यहाँ पे हम जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम आगे का इक्वेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, तो अगर हम इसके ये जो सिस्टम है वो दो अवस्था में है, मतलब स्टेट 1 और स्टेट 2, मतलब अवस्था ए और अवस्था बी। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर सिस्टम जो है वो सिस्टम की अवस्था में अगर जो है वो परिवर्तन होता है तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास फंक्शन है उसमें भी जो है वो काफी चेंजेस होता है। अगर यहाँ पे हमारा वर्क फंक्शन A1 है, हमारा इंटरनल एनर्जी जो है वो E1 है और इसका एंट्रोपी जो है वो S1 है, मतलब अवस्था ए का। तो अगर ये अवस्था बी में जाएगा तो इसका जो है वो कुछ कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे A1 है तो ये A2 हो जाएगा, E1 है तो ये E2 हो जाएगा, S1 है तो ये S2 हो जाएगा। तो यही चीज को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे सिस्टम की प्रारंभिक अवस्थाओं पर जो है वो लागू करने पर, मतलब प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर जो है वो लागू करने पर, मतलब स्टेट ए और स्टेट बी पर अगर हम इसे देखें तो अगर हम स्टेट ए पर इसे देखें तो A1 इक्वल E1 माइनस TS1 जो है वो हो जाएगा। मतलब यही चीज है, इसे हम लोगों ने अवस्था पे जो है वो देखा हुआ है। तो अवस्था ए में आपका जो है वो ये जो A इक्वल E माइनस TS है उसे हम जो है वो A1 इक्वल E1 माइनस TS1 जो है वो लिखते हैं। अगर हम अवस्था बी की बात करें तो ये जो आपका A1 है वो जो है वो A2 हो जाएगा और E1 जो है वो E2 हो जाएगा और ये जो S1 है वो जो है वो S2 हो जाएगा। लेकिन इसके टेम्परेचर पे जो है वो कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन किए हैं, इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। केवल आपका ये जो A, E और S है वही जो है वो चेंज होगा। ये आपका प्रारंभिक अवस्था का है और ये आपका अंतिम अवस्था का है। मतलब ये आपका इनिशियल स्टेट का है और ये आपका फाइनल स्टेट का है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? अब अगर हम जो है वो एक दूसरे से इसे जो है वो माइनस कर दें, मतलब अगर हम A2 माइनस A1, E2 माइनस E1 और S2 माइनस S1 करें और ये टी तो टी ही रहेगा, तो इसे हम आगे लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल जो है वो डेल्टा A होगा। डेल्टा A इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो चेंजेस हो रहा है, तो जो भी परिवर्तन होता है उसे हम जो है वो डेल्टा से जो है वो व्यक्त करते हैं। इसलिए A2 माइनस A1 को हम जो है वो डेल्टा A करके भी जो है वो लिख सकते हैं। और ये जो आपका E2 माइनस E1 है उसे हम जो है वो डेल्टा E करके लिखेंगे और ये जो आपका S2 माइनस S1 है उसे हम जो है वो डेल्टा S, मतलब एंट्रोपी चेंज जो आप पढ़ते आ रहे हो, एंट्रोपी परिवर्तन। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। क्या हुआ आपका? डेल्टा A इक्वल डेल्टा E माइनस T डेल्टा S। मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा हुआ है A इक्वल E माइनस TS, उसमें हम लोगों ने डेल्टा जो है वो लगा दिया है। तो यहाँ पे हम इसके परिवर्तन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ये आपका बन गया समीकरण 1। अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से एंड थर्मोडायनेमिक्स के जो है वो सेकंड लॉ से। तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि dq इक्वल du प्लस dw जो है वो होता है और उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से dq इक्वल tds जो है वो होता है।
यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? ये आपके थर्मोडायनेमिक्स का जो है वो लॉ का जो है वो फॉर्मूला है। तो अगर हम यहाँ पे dq की जगह TdS लगा दें, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो dq इक्वल जो है वो TdS है, तो ये जो TdS है उसको हम इसके जगह पे जो है वो रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? TdS इक्वल du प्लस dw। सब चीज सेम रखे हैं, बस हम लोग dq की जगह जो है वो TdS जो है वो रख दिए हैं। अब आगे देखते हैं, TdS मतलब यहाँ पे जो है वो हम D के जगह जो है वो डेल्टा जो है वो लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम जो है वो लगा देंगे T डेल्टा S इक्वल डेल्टा U प्लस W। ये आपका जो है वो समीकरण 2 बन गया। अब हम आगे देखते हैं, तो ये जो हम लोगों ने U लिखा हुआ है वो आंतरिक ऊर्जा ही है, मतलब इंटरनल एनर्जी है। इसे आप E भी जो है वो लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे U करके जो है वो लिखा हुआ है। आगे हम जो है वो इसे E करके जो है वो लिखेंगे। तो अगर ये जो आपका समीकरण 2 प्राप्त हुआ है T डेल्टा S इक्वल डेल्टा U प्लस W, अब इसे हम आगे के समीकरण में जो है वो रखेंगे। किस में रखेंगे? यहाँ पे हम ये जो आपका समीकरण 1 प्राप्त हुआ था ना, डेल्टा A इक्वल डेल्टा E माइनस T डेल्टा S, तो यहाँ पे आप देख रहे हो T डेल्टा S इक्वल क्या हमें प्राप्त हुआ है? डेल्टा U प्लस W, या डेल्टा E प्लस W। U को हम जो है वो E भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ये जो आपका T डेल्टा S है उसके जगह ये वाले वैल्यू को हम इसके जगह जो है वो रख देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा A को हम जो है वो डेल्टा A करके ही लिखेंगे, डेल्टा E को हम जो है वो डेल्टा E ही लिखेंगे, माइनस T डेल्टा S। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो है वो लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया डेल्टा E प्लस W। तो ये जो डेल्टा U है उसे मैंने E करके लिखा हुआ है, आप U भी जो है वो लिख सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने E लिखा हुआ है इसलिए इसे भी मैंने E लिख दिया है, ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो डेल्टा E है वो प्लस है, ये जो है वो माइनस है, तो ये जो है वो कट जाएगा और आपका हो जाएगा लैम्डा मैक्स इक्वल माइनस डेल्टा A। तो कहने का मतलब है ये आपका जो है वो आगे आंसर हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी सिस्टम द्वारा किए गए अधिकतम कार्य के बराबर होता है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में जो भी सिस्टम में जो भी कमी हो रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस लगा है, मतलब इसका मतलब ये है कि सिस्टम में जो भी आपका हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा है उसमें जो है वो कमी हो रहा है, और ये जो कमी होता है वो वर्क के बराबर होता है, मतलब वर्क के अधिकतम वर्क के जो है वो बराबर होता है। इसे हम लोगों ने W मैक्स करके जो है वो लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ कार्य होता है जिसे हम लोग W करके जो है वो लिखते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो डेल्टा मैक्स इक्वल जो है वो माइनस डेल्टा A करके होता है, यही आपका जो है वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का जो है वो इक्वेशन है। तो केवल इतना ही है आपके हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में, जो कि काफी इजी है। बस आपको ये करना है, सबसे पहले आपको इन तीनों के बीच जो है वो रिलेशन बताना है, फिर इसमें आपको जो है वो डेल्टा से जो है वो इसे डेल्टा जो है वो इसमें लगाना है। फिर यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ जो है वो यूज होगा, और यहाँ पे हम जो है वो समीकरण को जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करके जो भी हमारा यहाँ पे फॉर्मूला निकलेगा, वर्क मैक्स मतलब वर्क यहाँ पे अधिकतम कार्य की जो है वो गणना की जा रही है, इक्वल माइनस डेल्टा A करके जो है वो आ जाएगा। तो ये है आपका आज का हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। आगे का हम देखेंगे कि ये जो आपका जो भी आया हुआ है इक्वेशन, इस पे जो है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी हम आगे इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। तो कहने का मतलब है ताप तथा दाब का कार्य फलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन वर्क फंक्शन। जो भी हमारा वर्क फंक्शन है उस पे टेम्परेचर और प्रेशर का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम सिस्टम, हमारे पास जो भी हम लोगों ने सिस्टम लिया हुआ है, अगर हम उसके टेम्परेचर में, अगर हम उसके प्रेशर में थोड़ा बहुत भी चेंजेस करते हैं तो आपके वर्क फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही चीज को हम जो है वो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिर से थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो यूज करेंगे। ये भी काफी छोटा सा ही है। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ हम जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे, DQ इक्वल DE प्लस PdV होता है। और यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ जो है वो देखते हैं, DQ इक्वल TdS जो है वो होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका DQ आया है इसके जगह जो है वो हम TdS करके जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा TdS इक्वल DE प्लस PdV।
तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो DQ का वैल्यू TDS है उसको DQ के जगह हम लोगों ने जो है वो TDS करके जो है वो लिखा हुआ है। तो ये आपका जो है वो इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। TDS इक्वल आपका DE प्लस PDV जो है वो प्राप्त हो जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि A इक्वल E माइनस TS जो है वो होता है, मतलब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था A इक्वल E माइनस TS करके होता है। तो यहाँ पे हम जो है वो ये जो आपका समीकरण है उसका हम जो है वो अवकलन करेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें हम जो है वो डी यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए है तो इसके जगह हम लोग DA लिख देंगे, और ये जो E है उसमें जो है वो DE लिख देंगे। और ये जो आपका TS है उसे हम दो प्रकार से लिखेंगे, माइनस TDS और माइनस STD। मतलब एक बार हम लोगों ने T को इधर सामने किया हुआ है और इसमें एक बार हम लोगों ने S को सामने किया हुआ है। तो ये हम लोगों ने इस समीकरण का जो है वो जब हम लोगों ने अवकलन किया तो हमें इस प्रकार से जो है वो प्राप्त हुआ। आगे हम देखते हैं कि ये जो आपका TDS है, यहाँ पे आप जो TDS देख रहे हो उसके इक्वल DE प्लस PDV है। तो यहाँ पे हम जो है वो TDS की जगह उसे लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो है आपको पता है ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे TDS की जगह DE माइनस PDV करके जो है वो लिख देंगे TDS की जगह में। तो ये आपका बन गया। अब क्या करेंगे, DE और DE को जो है वो कट कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, DA इक्वल माइनस PDV माइनस STD। अब यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले तो देखेंगे स्थिर आयतन पर। अगर हम लोग जो हमारा वॉल्यूम है अगर हम उसे कांस्टेंट वो करते हैं, स्थिर आयतन पर अगर हम इसकी गणना करते हैं तो ये जो आपका PDV जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो स्थिर है। वॉल्यूम जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे 0 लिया हुआ है, तो ये जो आपका PDV है उसके बराबर जो है वो 0 हो जाएगा। तो आपका DA इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस STD। और यहाँ पे हम लोग स्थिर आयतन के लिए ले रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्थिर आयतन को, जैसे कि हम वॉल्यूम भी कहते हैं, वॉल्यूम को हम जो है वो V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम DA करके कोष्टक में जो है वो V लगा देंगे, और यहाँ पे माइनस STD करके भी कोष्टक में जो है वो V लगा देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो 0 है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिया है। स्थिर आयतन पे अगर हम देखें तो अगर हम स्थिर ताप पर देखें, मतलब यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, मतलब यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो स्थिर है, तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है उसके इक्वल जो है वो 0 आएगा, मतलब STD इक्वल आपका जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, माइनस PDV। तो DA इक्वल माइनस PDV, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर के लिए लिया हुआ है, इसलिए कोष्टक में जो है वो आप टेम्परेचर लगा देना। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका ये जो हमारा वर्क फंक्शन है, तो यही है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन वर्क फंक्शन। तो ये तो हुआ गाइस आज का आपका वीडियो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जो कि काफी इजी है और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।